तारीख 24 नवंबर 1989। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के पेशावर शहर में सर्दियों की धूप खिली हुई थी। उसी दोपहर एक शख्स अपने 2 बेटों के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद की तरफ जा रहा था। गलियों और सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी और गाड़ी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही गाड़ी मस्जिद के पास पहुंची, वैसे ही प्लांटेड बॉम्ब की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी में बैठे शख्स और उसके दोनों बेटों की उसी समय मौत हो गई। लेकिन शायद ही उस दिन किसी ने यह सोचा होगा कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में आज जिस शख्स की मौत हुई है वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक 9/11 की वजह बनेगा। क्योंकि मरने वाला शख्स कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि अफगानिस्तान में जिहादी मूवमेंट का गॉडफादर कहे जाने वाला शेख यूसुफ अब्दुल्ला अज़म था, जिसकी मौत ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा के फॉर्मेशन की वजह बनी। वही अलकायदा जिसने अमेरिका में 9/11 हमला कराने से लेकर पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी लाने का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और वही अलकायदा जिसके 2 सबसे बड़े लीडर्स बिन लादेन और अल जवाहिरी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी बने। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन अनसुने इवेंट्स को अनफोल्ड करेंगे जिसने आगे चलकर अलकायदा की नींव रखी, जिसके लिए हमें ये समझना होगा कि कैसे अमेरिका ने 80s के दौर में आतंकवाद को जन्म दिया, कैसे फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव से निकले शख्स ने दुनिया को जिहाद की आग में ढकेल दिया और कैसे ओसामा और अल जवाहिरी ने उसी जिहाद के दम पर अल कायदा को बनाया। इसके साथ ही आज अल कायदा की करंट सिचुएशन जानने के साथ साथ इसका कश्मीर में फैले आतंकवाद से क्या रिलेशन है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, जो कि आपकी तैयारी करा सकता है अभ्यर्थी से अधिकारी तक की, वो अवेलेबल है अभी एक अनबिलीवेबल 24,999 रुपए की प्राइसिंग में। और दोस्तों, ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज ने यूपीएससी सीएससी 2023 में 70 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट एक्सेस जीएससी सैट टेस्ट सीरीज़ का और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस ऑल बैचेस का। तो अभी जाइए दोस्तों और इस ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर केवल वैलिड है 15 सितंबर तक। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज अलकायदा फॉर्म्ड? दोस्तों, अलकायदा के बनने की कहानी 1978 से ही शुरू हो जाती है और ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया भर में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए बहुत से प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे और इसी लड़ाई का एक बैटल ग्राउंड बना अफगानिस्तान। दरअसल 1978 में अफगानिस्तान में सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तख्ता पलटकर सत्ता में आती है, जिससे अफगानिस्तान में भी सोवियत जैसा एक सिस्टम बनने लगता है। इससे वहां की इस्लामिक पॉपुलेशन को काफी दिक्कतें होने लगती हैं और नई सरकार की एंटी इस्लामिक पॉलिसीज की वजह से वहां के लोकल लोगों के मन में एक विद्रोह पैदा होने लगता है और वही विद्रोह कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ फूटने लगता है, जिससे अफगानिस्तान में एक चेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है और कम्युनिस्ट सरकार खतरे में आ जाती है। इसी खतरे को कम करने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत यूनियन दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर हमला कर देता है और सोवियत यूनियन के इसी हमले से कोल्ड वॉर के डिफाइनिंग इवेंट की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अफगानिस्तान पर सोवियत के हमले को अमेरिका एक मौके की तरह देखता है और उसे भुनाने के लिए इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अमेरिका के आते ही नए चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसे आज हम इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक जिहाद कहते हैं। और इसी जिहाद से अलकायदा से लेकर दुनिया भर के कई बड़े आतंकी संगठनों के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया, तो आइए अब उसे समझते हैं। तो दोस्तों, सोवियत के हमले को क्रिटिसाइज करते हुए अमेरिका जैसे ही वॉर का हिस्सा बना, उसने इस लड़ाई को सोवियत बनाम अफगानिस्तान से सोवियत बनाम इस्लाम की लड़ाई कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोकल लीडर्स को ये समझाना शुरू किया कि सोवियत का ये हमला कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये हमला उनकी पाक जमीन पर कब्जा करने के इरादे से किया जा रहा है। सोवियत अफगानिस्तान से होते हुए पूरे अरब वर्ल्ड में इस्लाम को मिटा देना चाहता है और इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए इस सोवियत इन्वेजन के खिलाफ जंग लड़नी होगी, उन्हें जिहाद करना होगा। इसी वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट के लगभग सभी मुस्लिम देशों के लोग सोवियत के इस हमले का विरोध करना शुरू कर देते हैं और अमेरिका का साथ ही सऊदी अरब भी अफगानिस्तान की इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी अमेरिका से चंद पैसों की लालच में सोवियत के खिलाफ अफगानिस्तान में
में जिहाद करने के लिए अपने दरवाजे खोल देता है और इसी तरह से अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक जिहाद की नींव रखते हैं। जिहाद यानी लोकल अफगानिस्तान के लड़कों को सोवियत के खिलाफ लड़ाने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA एक प्रॉपर ऑपरेशन शुरू करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन साइक्लोन, और ये मुजाहिदीन की फंडिंग का ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में CIA अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीनों को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें फंड के साथ ही साथ पॉलिटिकल सपोर्ट में अमेरिका दूसरे इस्लामिक देशों को मुजाहिदीनों का सपोर्ट करने के लिए कह रहा था। अफगानिस्तान में वो इन अफगान लड़ाकों को गोला बारूद और ट्रेनिंग के साथ ही साथ इंटेल भी प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो सही समय पर सही जगह सटीक हमला करके सोवियत यूनियन की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन साइक्लोन CIA का सबसे महंगा कोवर्ट ऑपरेशन भी था और एक अनुमान के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को आर्म्स और फंड सप्लाई करने के लिए करीब $2 बिलियन खर्च किया था। लेकिन CIA और अमेरिका को ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हुए ये आइडिया नहीं रहा होगा कि इसी ऑपरेशन से वो अलकायदा का पीर पो रहा है। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं था और इसीलिए वो डायरेक्टली लड़ाकों की मदद नहीं कर सकता था, ना ही वो मुस्लिम लड़ाकों को जिहाद का पाठ पढ़ा सकता था। इसीलिए उसे कुछ इस्लामिक आइडियाज़ वाले ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी जिसकी मदद से अमेरिका अपने आइडियाज़ को इस्लामिक इंटरप्रिटेशन के साथ पूरे मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि अमेरिका तो इस्लाम के साथ खड़ा है और लोग उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपेगेंडा का शिकार बनते हुए अफगानिस्तान में लड़ने चले जाएं। ऐसे ही एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने की कोशिश में ही अमेरिका ने एक और ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने का काम किया और वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं बल्कि मकतब अल खिदमत था। दोस्तों, ये वही मकतब अल खिदमत है जो आगे चलकर अलकायदा जैसी खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसीलिए अब चलिए समझते हैं मकतब अल खिदमत को डिटेल में। फॉर्मेशन ऑफ मकतब अल खिदमत। दोस्तों, मकतब अल खिदमत के बनने की कहानी जैसे ही शुरू होती है वैसे ही कहानी में एंट्री होती है शेख यूसुफ अब्दुल्ला अज़म की। दोस्तों, जिहाद और आतंकवाद की दुनिया में अज़म का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आज दुनिया भर के आतंकी संगठनों और इस्लामिक जिहाद के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो शेख अज़म का ही है। इसीलिए उसे फादर ऑफ जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिर ये अज़म था कौन? दोस्तों, अज़म कोई मामूली आतंकवादी नहीं था बल्कि एक शार्प माइंडेड इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और स्कॉलर था जिसका जन्म वैसे तो फिलिस्तीन में हुआ, लेकिन उसने अपनी इस्लामिक स्टडी सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में की थी। जिसके बाद उसने सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में 1979 तक बतौर प्रोफेसर भी काम किया था और ये वही यूनिवर्सिटी है दोस्तों जहां ओसामा बिन लादेन ने 1976 से 1981 तक पढ़ाई की थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर पढ़ाई करने के दौरान ओसामा बिन लादेन अज़म के कांटेक्ट में आया था और ओसामा अज़म की इस्लामिक फिलॉसफी और इसकी राइटिंग स्किल से बहुत प्रभावित था। इसके बाद 1979 में सोवियत के हमले के बाद ही शेख अज़म अफगान वॉर में शामिल होने के लिए सऊदी से पाकिस्तान चला आया और इस्लामिक लैंड पर सोवियत के इन्वेजन के खिलाफ अज़म ने 1979 में ही एक फतवा जारी कर दिया जिसमें अफगानिस्तान और पैलेस्टीन स्ट्रगल को जिहाद का नाम देते हुए उसने कहा कि दुनिया भर के काबिल मुसलमानों का ये कर्तव्य है कि वो लोग इस्लामी देशों पर विदेशी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और उसी दौरान अज़म ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो खुद भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता था और अफगानिस्तान वॉर में इस्लाम की लड़ाई को तेज करना चाहता था। इसी के लिए वो पाकिस्तान के पेशावर गया और यहीं से अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व हो गया। उसने पेशावर में दुनिया भर से आने वाले मुस्लिम लड़ाकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और गेस्ट हाउस शुरू किया और इसी दौरान 1981 में अपनी पढ़ाई खत्म कर ओसामा बिन लादेन भी पेशावर में अफगानिस्तान वॉर में शामिल होने के लिए आ गया था। अज़म ने उसे अपने साथ काम पर रखा क्योंकि अज़म को यह पता था कि ओसामा बिन लादेन एक बड़े खानदान से आता था। ओसामा के पिता मिडिल ईस्ट के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने सऊदी बिन लादेन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी जो सऊदी में वेल्दीएस्ट नॉन रॉयल कंपनी थी। क्योंकि ये वही दौर था जब सऊदी अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा था, इसीलिए ओसामा बिन लादेन की फैमिली के इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की वजह से सऊदी रॉयल फैमिली के साथ भी उनका क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। अज़म ने ओसामा के पेशावर आने के बाद उसे दोबारा सऊदी भेजा जहां ओसामा ने अपने परिवार, बिजनेस और सऊदी के रईसों के बीच अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए अज़म के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो वापस पेशावर आ गया। ओसामा और उसके फंड के आ जाने के बाद अज़म ने 1984 में एक नए ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जिसमें एक और बड़ा नाम शामिल था और वो नाम था अयमन अल जवाहिरी का, जो पेशे से तो एक सर्जन था लेकिन आगे चलकर वो अलकायदा का चीफ बना, जिसके बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। इस तरह से इन 3 बड़े नामों के साथ कुछ और लोगों को जोड़ते हुए अज़म ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर दी जिसका नाम रखा गया
मकतब अल खिदमत। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था सोवियत के खिलाफ लड़ाई के लिए फंड अरेंज करना और फॉरेन मुजाहिदीनों को रिक्रूट करना। मकतब अल खिदमत में फंड रेजिंग और ट्रेनिंग के साथ ही साथ जिहाद नाम की मैगजीन भी निकलती थी और इस मैगजीन पर अज़म और उसामा साथ में काम करते थे। ओसामा पेशावर से लेकर अफगानिस्तान के लोगों तक इस जिहाद मैगजीन को पहुंचाने का काम करता था और इसके साथ ही मकतब अल खिदमत का ये काम भी था कि वो वॉर में जख्मी हुए मुजाहिदीनों के रिलीफ कैंप में भी रिसोर्सेज को पहुंचाए और ये काम भी ओसामा ही करता था। इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों के बीच ओसामा के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी, क्योंकि वो अपने स्वभाव से भी लोगों की मदद करने और उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपना समझकर सॉल्व करने की कोशिश करता था। मकतब अल खिदमत को जहां एक तरफ ओसामा की बेसिक फंडिंग से शुरू किया गया था, तो वहीं इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के तार अमेरिका से भी जुड़ गए और अरब वर्ल्ड के साथ ही साथ अमेरिका भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर इन्वेस्टर बन गया। इसके साथ ही वो मकतब अल खिदमत को सपोर्ट भी करने लग गया और अमेरिका के इस सपोर्ट को ग्राउंड पर पहुंचाने का काम पाकिस्तान की ISI और सऊदी की रॉयल इंटेलिजेंस भी कर रही थी। दोस्तों, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़म खुद फंड रेज करने के लिए अमेरिका के दौरे पर चला गया था, जहां उसने यूनाइटेड स्टेट की 33 सिटीज को विजिट किया और हर शहर में मकतब अल खिदमत की एक ब्रांच खोली, जिसे अमेरिका में अरब सर्विसेज ब्यूरो नाम दिया गया। इस तरह से अमेरिका ने खुले दिल से मकतब अल खिदमत को मुजाहिदीन तैयार करने के लिए सपोर्ट किया, जिसे अमेरिका भले ना माने, लेकिन आपको बता दें कि 9/11 अटैक के बाद इस सर्विस ब्यूरो को फंड करने वाले हर अमेरिकन NGO या ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया, जो क्लियरली इस बात का प्रूफ है कि अमेरिका ने अज़म और लादेन की इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, अभी मकतब अल खिदमत के तीसरे बड़े चेहरे की कहानी बाकी है। वही चेहरा जिसने आगे चलकर मकतब अल खिदमत से ओसामा को अलग करवाया और अल कायदा का दूसरा सबसे बड़ा पिलर बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स को भी अमेरिका ने ही अफगानिस्तान भेजने में मदद की थी। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बहुत से मुस्लिम देशों जैसे सीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया और जॉर्डन की गवर्नमेंट पर यह दबाव बनाया कि वो अपने यहाँ से जेलों में बंद मुस्लिम मिलिशिया को अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए रिलीज कर दें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और दोस्तों, इसी रिलीज में इजिप्ट के जेल में बंद इजिप्ट इस्लामिक जिहाद के लोगों को भी रिलीज कर दिया गया। और दोस्तों, ये वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर 1981 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादत के कत्ल का इल्जाम था, और इसी इल्जाम में इजिप्ट इस्लामिक जिहाद ग्रुप का एक पॉपुलर मेंबर 1981 से 1984 तक जेल में बंद था। लेकिन 1984 में जब इजिप्ट ने अपने कैदियों को अफगानिस्तान जाने के लिए रिहा कर दिया, उसी दौरान वो पॉपुलर मेंबर भी रिहा हुआ, जिसका नाम था अल जवाहिरी। दोस्तों, अल जवाहिरी मिस्र में पैदा हुआ एक इजिप्शियन सर्जन था, जो पहले मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा और आगे की पढ़ाई करके वो डॉक्टर या सर्जन बन गया। लेकिन उसके बाद उसने मिस्र के इस्लामिक जिहाद ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और प्रेसिडेंट की हत्या करने की कोशिश में उसे जेल जाना पड़ा। 1984 में रिहा होने के एक साल बाद अल जवाहिरी भी अपने साथियों के साथ पेशावर पहुंचा, और ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर पहली बार अल जवाहिरी बिन लादेन से मिला और उसने भी मकतब अल खिदमत को ज्वाइन कर लिया। वो अफगानिस्तान में लड़ने वाले अफगान और अरब फाइटर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता था। वहीं दूसरी तरफ ओसामा मकतब की मदद से बहुत से अफगानी लीडर्स के करीब आ चुका था। इसके साथ ही साथ वो लोकल अफगान लड़ाकों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ओसामा इस पूरी लड़ाई में मुजाहिदीनों के लिए रोल मॉडल बन गया था, क्योंकि वो सऊदी अरब में अपनी इतनी बड़ी संपत्ति और पिता के इतने अच्छे खासे बिजनेस को छोड़कर अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ाई के लिए आ गया था। ओसामा की इसी छवि की वजह से भी कई मुसलमान बड़ी संख्या में वॉर में शामिल होने लगे, और इसीलिए 1985 तक ओसामा ने मकतब में काम करते हुए भी अपनी एक छोटी सी फौज तैयार कर ली थी, जिसके कमांडर के तौर पर वो साउथ अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉर के लिए भी जा चुका था। और वहां मिली एक जीत ने उसे और पॉपुलर बना दिया था, और ओसामा के बारे में ऐसा कहा जाने लगा था कि जब वो वॉर में लड़ता है तो वो मौत की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ जिहाद के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोवियत यूनियन से महज कुछ गुरिल्ला सिपाहियों की मदद से लड़ गया, और उसने सोवियत आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ओसामा सेपरेशन फ्रॉम मकतब अल खिदमत। दोस्तों, इसी बीच जब ओसामा गुरिल्ला वॉर में बिजी था, तो वहीं दूसरी तरफ मकतब अल खिदमत में अज़म और अल जवाहिरी पेशावर में काम कर रहे थे। लेकिन अल जवाहिरी को अज़म के जिहाद पर अब डाउट होने लगा था। दरअसल अज़म ओसामा के डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होने से उतना खुश नहीं था। वो मकतब अल खिदमत का इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहता था जैसे कि ओसामा कर रहा था। अज़म अफगान और अरब वर्ल्ड के लड़ाकों को एक साथ लड़ने के लिए उन्हें इंटीग्रेटेड रखने का काम करना चाहता था, और इस वॉर में सिर्फ लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के पक्ष में था। वो मकतब अल खिदमत को कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहता था, यानी अज़म मकतब अल खिदमत से एक डिफेंसिव गेम खेलना चाहता था। लेकिन अल जवाहिरी ज्यादा अटैकिंग जिहाद में बिलीव करता था, इसीलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है
कि अल जवाहिरी ने ही ओसामा को अजम के अगेंस्ट भड़काने का काम किया था। और दोस्तों इसी का रिजल्ट हुआ कि जिस प्रोफेसर के विचारों से ओसामा प्रभावित होकर इस जिहाद का हिस्सा बना था, अब वो उससे बिल्कुल अलग सोचने लगा था, क्योंकि ओसामा मकतबल खिदमत का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन या गुरिल्ला वॉर में भी करना चाहता था। अजम से इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ओसामा 1985 के बाद से ही अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बारे में सोचने लगा और अल जवाहिरी के साथ आने की वजह से उसके इरादे और मजबूत हो गए। अगले 1-2 सालों तक ओसामा सोवियत के खिलाफ गुरिल्ला वॉर करता रहा, जिसका रिजल्ट ये रहा 1987 तक अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों पर मुजाहिदीनों ने अपना कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ सोवियत की फौज जंग में लगातार हार का सामना करती रही और इसी बीच 1988 में लादेन ने खुद को मकतबल खिदमत और अजम से बिल्कुल अलग कर लिया। इसका एक और बड़ा कारण जिहाद को लेकर ओसामा और अजम की अलग अलग सोच थी। सोवियत के साथ वॉर खत्म हो जाने के बाद अजम अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की ही सरकार बनाने की बात कर रहा था, वहीं ओसामा और अल जवाहिरी जिहाद को सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि इससे वो ग्लोबल जिहाद की शुरुआत करना चाहते थे। वो हर उस इस्लामिक देश में शरिया कानून लागू करना चाहते थे जहां पहले कभी इस्लामिक रूल रहा हो, और इसी हिंसा और आतंक की राह पकड़ने की कोशिश में ओसामा और अल जवाहिरी मकतबल खिदमत से अलग हो गए। 11 अगस्त 1988 को अजम के स्पिरिचुअल आइडियाज और अल जवाहिरी के इस्लामिक जिहाद ग्रुप के प्रायर एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ते हुए एक नया जिहादी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम अल कायदा यानी द बेस रखा गया। और ओसामा की पॉपुलैरिटी और जंग में उसकी बहादुरी की वजह से सर्व सम्मानित करते हुए उसे अल कायदा का चीफ मान लिया गया। और दूसरी तरफ अजम अफगान फाइटर्स का सपोर्ट करता रहा और अफगानिस्तान सोवियत से वॉर में जीत गया। फरवरी 1989 में सोवियत सेना के वापस जाने के बाद अफगानिस्तान की आजादी की घोषणा हो गई और इसीलिए अजम भी अब रिलैक्स हो गया था और अमेरिका ने उससे अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। इसी दौरान तारीख आई 24 नवंबर 1989, जब नमाज के लिए जाते हुए शेख यूसुफ अब्दुल्ला आजम और उनके दोनों बेटे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि मुजाहिदीन और जिहाद के फाउंडिंग फादर को किसने मारा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओसामा ने ही अजम को खत्म करवा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक अजम रहेगा वो ओसामा के जिहाद के तरीकों को बेअसर करता रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। वापस अगर अलकायदा पर आए तो 1988 में ये ऑर्गेनाइजेशन बन जरूर गया, लेकिन अब भी ये एक्टिव नहीं था। कारण था फंड की कमी, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद अब वो रास्ता बंद हो चुका था। इसीलिए मकतबल खिदमत से अलग होते ही ओसामा फंड इकट्ठा करने के लिए 1988 में ही सऊदी चला गया और ओसामा के सऊदी पहुंचते ही उसका वहां एक हीरो की तरह स्वागत हुआ, क्योंकि उसने सोवियत जैसे सुपर पावर को हराने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। सऊदी में वो अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जुटाने और लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराने के लिए काम कर रहा था। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका के सपोर्ट से ही अजम और ओसामा ने जिहाद की शुरुआत की थी, तो ओसामा की ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा अमेरिका के खिलाफ कैसे हो गई? अल कायदा ने अमेरिका पर 9/11 का हमला आखिर क्यों करवाया? आइए अब इसे ही डिटेल में समझते हैं। हाउ डिड अमेरिका बिकम द एनिमी ऑफ ओसामा? दोस्तों ओसामा के साथ अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत भी सऊदी से ही हुई थी। ओसामा जब सऊदी में काम कर ही रहा था, उसी दौरान 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन की सेना इराक और सऊदी के बॉर्डर पर भी पहुंच गई। इसके लिए सऊदी ने अमेरिका से हेल्प मांगी, लेकिन ओसामा अमेरिकन हेल्प के बिल्कुल खिलाफ था। उसका ये मानना था कि सऊदी की लड़ाई बिना वेस्टर्न सपोर्ट के लड़नी चाहिए और वो नहीं चाहता था कि इस्लाम की इस पाक धरती पर नॉन मुस्लिम्स के कदम पड़े। दोस्तों इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के लिए वो सऊदी के प्रिंस से भी मिला, लेकिन जब सऊदी के प्रिंस ने उससे पूछा कि हम सद्दाम हुसैन की केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से बिना अमेरिका के सपोर्ट से कैसे लड़ेंगे, तब ओसामा के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि हम फेथ यानी अल्लाह में आस्था रखते हुए लड़ेंगे, और इस बात पर उसकी काफी खिल्ली उड़ाई गई, जिसके बाद से ओसामा सऊदी की मोनार्की के खिलाफ खुल के बोलने लगा। इसके साथ ही साथ उसने अमेरिका को भी आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और अमेरिका सऊदी अरब के अलायंस को लगातार क्रिटिसाइज भी करने लगा। इससे अमेरिका की इमेज मिडिल ईस्ट में भी खराब होने लगी थी, जिस वजह से उसने सऊदी पर यह प्रेशर बनाया कि वो ओसामा का कुछ करे। सऊदी पर अमेरिकन दबाव के कारण 1991 में ओसामा को सऊदी से एक्सपेल कर दिया गया, यानी अमेरिका ने ओसामा को उसी के घर से निकलवा दिया। इससे ओसामा की और बेइज्जती हुई, जिसके बाद वो सूडान चला गया, लेकिन सूडान में भी उसकी एक्टिविटी को अमेरिका मॉनिटर कर रहा था। इसी
इसीलिए जब अमेरिका ने सूडान पर प्रेशर बनाया तो ओसामा को वहां से भी निकाल दिया गया, जिससे ओसामा की छवि के साथ ही साथ सूडान में उसके कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी बर्बाद हो गए, जिसमें ओसामा को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। साथ ही सूडान में रहते हुए सऊदी की किंग फहद ने ओसामा की नागरिकता रद्द कर दी और अमेरिका की वजह से ही बिन लादेन फैमिली पर दबाव डालकर उसके ईयरली $7 मिलियन के स्टाइपेंड को भी बंद करवा दिया गया। इस तरह से जिस अमेरिका के लिए एक समय पर ओसामा ने अपने जान की परवाह नहीं की, उसी अमेरिका ने उसे हर जगह से बेदखल करवाने के साथ ही साथ ओसामा को फाइनेंशियल तौर पर भी तोड़ दिया और इसी वजह से अमेरिका ओसामा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसीलिए उसने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान किया और 26 फरवरी 1993 को ओसामा ने पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। हालांकि हमला उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसमें 6 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद ओसामा ने कुछ और आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया और ये हमले अमेरिकन एम्बेसीज पर कराए जा रहे थे, जिस वजह से अमेरिका ने ओसामा को सूडान से भी निकलवा दिया, जहां उसने 2-3 सालों में अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस शुरू कर दिया था। इसीलिए 1996 में सूडान से निकलने के बाद 18 मई को जब ओसामा अफगानिस्तान पहुंचा, तब वो अलकायदा के चीफ की तरह वहां पहुंचा था। ओसामा को वापस अफगानिस्तान भेजकर अमेरिका को लग रहा था कि अब दुनिया उसे भुला देगी और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान पहुंचते ही 23 अगस्त 1996 में उसने अमेरिका के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें उसने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम की 2 सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना पर अब भी अमेरिकन सोल्जर्स तैनात थे। अमेरिका की यह हरकत इस्लामिक जिहादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस इराक के डर की वजह से सऊदी में अमेरिका ने अपना बेस बनाया था, वो डर खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका अपनी सेना वापस नहीं बुला रहा था। और फिर यहीं से शुरू हुई ओसामा और अल जवाहिरी की अलकायदा की आतंकी कहानी। दोस्तों, क्योंकि ये वो दौर था जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया था, इसीलिए 1996 के बाद से अलकायदा अफगानिस्तान में खूब मजबूत हो गया और उसकी मजबूती का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के ट्विन टावर्स पर देखने को मिला, जब 11 सितंबर 2001 को ओसामा की लीडरशिप में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन क्रैश करवा दिया था। अलकायदा के इस हमले से पूरा अमेरिका सदमे में था और अमेरिका ने उस दिन अपनी ही गलती का सबसे बड़ा खामियाजा भुगता। दोस्तों, ये तो अलकायदा के फॉर्मेशन और उसके सबसे बड़े हमले की कहानी थी, लेकिन अलकायदा सिर्फ 9/11 तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने दुनिया भर में बहुत से आतंकी हमलों को अंजाम दिया। अलकायदा's कनेक्शन विद इंडियन टेररिस्ट अटैक्स। दोस्तों, अब एक और शॉकिंग बात आपको बताएं तो वो ये है कि इंडिया में भी आतंकवाद मजबूत करने में अलकायदा का एक बड़ा रोल रहा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लश्कर-ए-तैयबा, जिसकी स्थापना 1985 से 1986 में हाफिज सईद, जफर इकबाल शहबाज और अब्दुल्ला आजम ने मिलकर की थी, जिसकी फंडिंग का बंदोबस्त किसी और ने नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन ने ही किया था। और दोस्तों, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा का अलकायदा से डायरेक्ट कनेक्शन था। और दोस्तों, ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जिसने इंडिया में 26/11 के हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने भी 1992 में अलकायदा के लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें अलकायदा ने कश्मीर में जिहाद के लिए फंड देने की बात कही थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 90s के दौर में अलकायदा के तार कश्मीर से भी जुड़ते हैं। लेकिन 2001 के हमलों के बाद अलकायदा के बुरे दौर की शुरुआत हो गई, क्योंकि जो अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में था उस पर अमेरिका ने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया और तालिबान के साथ ही साथ अलकायदा के लिए भी अफगानिस्तान में मुश्किलें बढ़ गई और उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल ऑफ अलकायदा। दोस्तों, अलकायदा वैसे तो अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमलों के साथ ही कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है 2011 से, क्योंकि इसी साल अमेरिका ने फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा को ढूंढ निकाला और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक ऑपरेशन के जरिए ओसामा को मार डाला। दोस्तों, इस ऑपरेशन पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड सिनेमैटिक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप इस आई बटन पर टैप करके देख सकते हैं। दोस्तों, ओसामा की डेथ के बाद अलकायदा की कमान संभाली अल जवाहिरी ने और ऐसा कहा जाता है अल जवाहिरी का चीफ बनना ही अलकायदा के पतन का कारण बना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब जिहादियों के बीच लादेन को लेकर एक अलग तरह का क्रेज हुआ करता था, पर यह पागलपन कभी भी जवाहिरी को लेकर नए जिहादियों में नजर नहीं आया। 2011 से 2022 तक की 11 साल की अपनी लीडरशिप में जवाहिरी कभी भी वायलेंट मेंटालिटी वाले जिहादियों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाया और यहाँ तक कि अल जवाहिरी ने जिस अलकायदा को इराक में बड़ा किया था, वही अलकायदा इराक यानी AQI आगे चलकर आईसिस में तब्दील हो गया और उसने अलकायदा से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो अलकायदा ही वो कारण था जिसकी वजह से दुनिया ने आईसिस जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को देखा, लेकिन वो अल जवाहिरी की पुअर लीडरशिप ही थी जिसकी वजह से AQI के जिहादी खुद को अलकायदा से अलग करने में लग गए थे।
कंक्लूजन दोस्तों, एक तरह से अगर हमें ये समझना हो कि 9/11 के हमलों के बाद अलकायदा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पर क्या रहा, तो इसके जवाब में हम आईसिस का नाम ले सकते हैं, क्योंकि आईसिस अलकायदा से ही बना, लेकिन आज आईसिस की वजह से ही अलकायदा पूरे मिडिल ईस्ट में इररेलेवेंट हो चुका है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी तो हो गई, लेकिन अलकायदा के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई और 2022 में अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अल जवाहिरी भी एक ड्रोन हमले में मार दिया गया, जिसके साथ ही अलकायदा का पूरी तरीके से डाउनफॉल हो गया। और दोस्तों, आज हालात ये हैं कि एक समय इंटरनेशनल टेररिज्म की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में खौफ फैलाया हुआ था, वो आज महज मिडिल ईस्ट के सिविल वॉर्स में ही उलझ कर रह गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसे हाल ही के दिनों में आईसिस फिर से रिवाइव कर रहा है, क्या अलकायदा में भी कुछ ऐसा ही रिवाइवल देखने को मिलेगा या फिर कुछ सालों में ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? अपने इंटरेस्टिंग ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।